नमस्कार दोस्तों अगर पिछले 10-11 सालों में एक नैरेटिव है जो बार बार फैलाया गया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 24 घंटे की राजनीति करते हैं। विपक्ष के लोग सीरियस नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग दिन रात सोचते हैं कि कैसे एक सीट जीता जाए, कैसे कहीं पर उनके प्रत्याशी आए। आरएसएस के लोग हर जगह पर रहते हैं। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। इस तरह की बातें आपने बार बार सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई कुछ और ही है। भारतीय जनता पार्टी जीत जरूर रही है, लेकिन जीतने की कई वजह हैं। एक वजह तो वो है जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं, वोट चोरी। उसके अलावा आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद द डिफरेंस, जो अपने आप को कहती है कि वो दूसरों से अलग है, वो डिफरेंस वाली पार्टी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो किसी लोकसभा के लिए नहीं, किसी विधानसभा के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए भी किस तरह से धमकियों का इस्तेमाल करती है, ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है। और सच माने अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो आगे जाकर आपके सोसाइटी के इलेक्शन या फिर स्कूल में जो मॉनिटर को चुनना होता है, वहां पर भी बीजेपी अपने ही लोगों को जिताएगी, क्योंकि उन्हें 100% भाजपा करने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हर जगह पर वही नजर आए, चाहे उसके लिए लोकतंत्र की हत्या दिन रात बार बार ही क्यों ना करनी पड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक के बाद एक ऐसे कई उदाहरण आए हैं जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में ये जो पूरी सरकार है उनकी पोल खोल करती है, बताती है कि कैसे इस चुनाव को एक के बाद एक लूटा जा रहा है। विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो चुप बैठे हुए हैं। आंखों पर पट्टी बांध ली है, कानों पर हाथ रख दिया गया है, मुंह पर भी हाथ है, शायद गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि ना उन्हें ये दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। और आपके और मेरे लोकतंत्र के अधिकार को, हमारे देश के लोकतंत्र को हर रोज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज आपको सबूत के साथ इन तमाम चीज़ों की बातें हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं वो 15 जनवरी को होने वाले हैं और 16 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तब एक सूरत पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही होने नहीं दिया था लोकसभा के समय। कांग्रेस के प्रत्याशी सहित वहां पर 8 और प्रत्याशी थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने जो कैंडिडेसी थी उसे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके फॉर्म को शायद वापस ले लिया गया था और इसके बाद बिन विरोध भारतीय जनता पार्टी सूरत में चुनाव जीत गई थी। ये शायद लोकतंत्र की हत्या की पहली कोशिश थी और क्योंकि तब आप चुप बैठे रहे तो धीरे धीरे अब इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र लेवल पर नहीं, राज्य लेवल पर नहीं, बल्कि आपके गली मोहल्ले के चुनाव के लिए भी करने की शुरुआत उनकी ओर से कर दी गई है। जैसे कि मैंने कहा, 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही 69 कैंडिडेट्स जो हैं वो बिन विरोध चुनाव जीत चुके हैं। 69 में से जो 68 कैंडिडेट्स हैं वो महायुति से आते हैं, और तो और इसमें सबसे ज़्यादा 44 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या बाकी लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी अब आ चुकी है, वो यहाँ पर प्रत्याशियों को नहीं उतार रही है? हर कोई अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है, लेकिन साम दाम दंड भेद, किसी को धमकी दी जाती है, किसी को अगवा कर लिया जाता है। ये वो बातें हैं जो हम शायद यूपी बिहार में सुनते थे। मैं बचपन में जब सुनता था, मेरे गांव में कहा जाता था कि फलाने को अगवा कर लिया है क्योंकि इसके सामने चुनाव लड़ रहा था, और फिर उसके परिवार पर दबाव बनाकर उससे उसके प्रत्याशी जो वो चुनाव लड़ रहा था कैंडिडेसी, वो वापस लेने के लिए कहा गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि किस आधार पर कह रहे हो सकता है कि ये जो कैंडिडेट्स थे इनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। सबूत विपक्ष के नेता दे रहे हैं, लेकिन वो सबूत आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो आपके सामने लाने की ज़रूरत है। ये कहीं पर भी लोगों के आवाज़ को बड़ा होते हुए नहीं देख सकते हैं।
अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी पर, देवेंद्र फडणवीस पर, डबल इंजन की सरकार आपके पास मौजूद है, 11 साल से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो पार्षद का इलेक्शन भी आप फ्री एंड फेयर नहीं होने दे सकते? इसकी शुरुआत देखिए आप कैसे होती है। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के स्पीकर हैं। पहले तो हमने 2022 में ही देखा था कि कैसे उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद जब एकनाथ शिंदे आए थे और सरकार बन गई थी, ये मामला अदालत में गया था, तब भी एक तरीके से ये चल रहा था कि अवैध तरीके से सरकार चल रही है। असली शिवसेना किसकी है इसके ऊपर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव पर चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल जब चुनाव भी हो रहे हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, जिनका काम होता है निष्पक्ष रहना, जिनका काम होता है किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखना, वो इस चुनाव के समय क्या करते हैं? वो इस चुनाव के समय प्रत्याशियों के पास जाकर बेल्ट से मारने की बात करते हैं, बांबू से मारने की बात करते हैं, और तो और फोन पर धमकी देते हुए नजर आते हैं कि फलाने का सिक्योरिटी निकाल लीजिए, मैं विधानसभा का स्पीकर बोल रहा हूं। जबकि राहुल नार्वेकर विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उनकी ताकत विधानसभा में होती है। जो विधानसभा का कार्यक्षेत्र होता है उसके बाहर इस स्पीकर की कोई भी ताकत ऐसी नहीं होती है जिसके जरिए वो किसी को कुछ भी कहें। लेकिन वीडियो सबूत है कि इस तरह से राहुल नार्वेकर धमकी देते हैं और चुनाव आयोग के लोग कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आते हैं। You please withdraw security immediately with immediate action. As Vidhan Sabha Speaker, these are my instructions. Immediate action. अब ये तो रही एक बात, ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। रविवार को एक और वीडियो सामने आया। वीडियो आया है थाने से। थाने में एमएनएस के अविनाश यादव और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के राजन विचारे, उन्होंने इस वीडियो को निकाला, जहां पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रत्याशी पुलिस के साथ एकनाथ शिंदे के बंगले पर, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं फिलहाल, वो उनके घर पर जाते हुए नजर आते हैं और अचानक से वो जो कैंडिडेट है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो 59 लोग हैं ये बिना किसी विरोध के जीत कर आ चुके हैं, बिन विरोध जीत के आ चुके हैं। ये वीडियो भी सामने आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी से कुछ कहा गया, और लोग कहने लगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ज़मीनी स्तर पर हर जगह पर मौजूद है, कितनी ताकतवर है। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस अब मुंबई पर आएंगे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सच्चाई ये है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। खास तौर पर अगर आप जेनजी हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी वोटिंग के चुनकर आना चाहते हैं। जो आपका जो डेमोक्रेटिक राइट होता है, लोकतंत्र ने जो आपको ताकत दी है, वो ताकत आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना दोस्तों, तो जिस तरह से हम नॉर्थ कोरिया में या रशिया में देखते हैं, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, चुनाव हर जगह पर होते हैं, लेकिन क्या वो फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं? ये एक सवाल रहता है, और ये सवाल यहाँ पर भी वापस सामने आता है। क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाएगा? राहुल गांधी केवल एक वोट चोरी की बात करते आए और ये कहते हैं कि देखो ये ईवीएम पर रो रहे हैं, ये वोट चोरी पर रो रहे हैं। अरे आपने ईवीएम हाईजैक करने से पहले अब तो कैंडिडेट्स को आपने हाईजैक करना शुरू कर दिया है। ये कौन सा लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा इतना कम हो चुका है कि आपको दूसरे कैंडिडेट्स को खरीदना पड़ रहा है, पक्ष प्रवेश कराना पड़ रहा है? क्योंकि पक्ष प्रवेश की बात निकली है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की एक एक सच्चाई आज मैं बताने वाला हूं। उन तमाम सच्चाइयों को कान खोलकर आप सुनिए, क्योंकि ये इस पार्टी की सच्चाई है। ये कोई पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। ये एक माफिया की तरह काम करता है कि अगर ये मेरा क्षेत्र है तो यहां पर जो कुछ होगा वो मैं तय करूंगा। तुमको अगर बिजनेस करना है इस इलाके में तो मैं इस इलाके का माफिया हूं, तुमको मेरे थ्रू बिजनेस करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि वो आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन जो है हर जगह पर मौजूद है, ग्रास रूट लेवल पर इनके लोग मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी की बात गली गली में फैल रही है, संदेश नीचे से ऊपर तक कैसे फैला जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अब एक और हकीकत आप सुनिए। जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं बीजेपी, उन्होंने 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 337 कैंडिडेट्स उन्हें दिया, टिकट्स उन्हें दिया जो कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ हफ्ते पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। ये लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी के भी नहीं हैं, ये लोग ना ही नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो वहां पर ताकतवर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोग जीत कर आए तो हम उन्हें ही टिकट देंगे।
जो बीजेपी के निष्ठावंत लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद काम करते होंगे, मोदी मोदी के नारे लगाते होंगे, व्हाट्सएप पर झूठ फैलाते होंगे, उन्हें इन्होंने टिकट देना सही नहीं समझा। क्या यह है पार्टी विद द डिफरेंस? जीतने वालों को आप अपने पार्टी में ले लेते हो, यानी ग्राउंड लेवल पर आपका क्या प्रेजेंस है? ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है। ये वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियारी से आपसे छुपा लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया तो ये बातें आपके सामने लाएगी नहीं, और विपक्ष की सुन कौन रहा है? चुनाव आयोग उनका है, अदालत उनके हैं, जनता को तो वो खरीद रहे हैं 1500 रुपये देकर। जहाँ पर नहीं खरीद पा रहे हैं वहाँ पर प्रत्याशियों को खरीद लेते हैं और फिर आपको आपके अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है। हम मुंबई में हैं, बीएमसी इलेक्शंस यहाँ पर होने वाला है। बीएमसी में आप सभी को पता है 25 साल से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये बीएमसी या शिवसेना के नेतृत्व में उसे चलाया जा रहा है। अब जैसे ही बीएमसी इलेक्शंस आया, बीजेपी ने बहुत चालाकी से फिर से अपना एक एजेंडा शुरू कर दिया। उनकी ओर से कहा गया कि बीएमसी किसी एक फैमिली की जागीर नहीं है, वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी परिवार की। उनका निशाना था बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर। बार बार आप सुनते भी होंगे कि अरे देखो परिवारवाद होता है दूसरे जगह पर, अरे देखो फलाने पार्टी में परिवारवाद होता है। नरेंद्र मोदी का तो घर का किसी कैंडिडेट को आपने देखा है क्या चुनाव लड़ते हुए? देवेंद्र फडणवीस का किसी पार्टी के कैंडिडेट को आपने चुनाव लड़ते देखा है क्या उनके परिवार का? आइए इसकी भी सच्चाई आपको बताते हैं, क्योंकि ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा। हम मुंबई की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो ठाकरे परिवार को कहती है कि वो बीएमसी को अपना प्राइवेट फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं, ये जो राहुल नार्वेकर, जिनकी मैंने आपको शुरुआत में वीडियो भी दिखाया, जो हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने अपने परिवार से 3 लोगों को मुंबई में केवल इलेक्शंस में उतारा है। सोचिए, 227 सीटों में से 3 सीटें तो नार्वेकर परिवार लेकर चला गया। ये जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया? जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत वो कहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पर हमारे लोग मौजूद हैं, क्या बीजेपी ने यहाँ पर परिवारवाद नहीं किया है? राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, उनके दूसरे भाई की जो पत्नी है हर्षिता नार्वेकर, और उनकी जो बहन है गौरवी शिवालकर, इनको टिकट दिया गया है, गौरी शिवालकर को, राहुल नार्वेकर यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ये रहे एक परिवार। किरीट सोमैया लगातार कहते थे कि एक परिवार का कुछ नहीं होना चाहिए, एक परिवार का कुछ नहीं होना चाहिए। किरीट सोमैया के जो बेटे हैं नील सोमैया, उनको टिकट दिया गया है। राज पुरोहित के जो बेटे हैं आकाश पुरोहित, उन्हें टिकट दिया गया है। ये केवल मैं मुंबई का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का उदाहरण आपको देना शुरू करूँ मैं, तो इतने उदाहरण होंगे कि कम से कम 1 घंटे का वीडियो केवल इन नामों के जरिए हो जाएगा। आइए हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करें, शिवसेना का भी बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे जो लगातार कहते हैं कि केवल एक परिवार चला रहा था, मातोश्री से चल रहा था, उनके भी किस्से केवल मुंबई के मैं आपको 1-2-4 उदाहरण दे रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। तो अगर पूरे महाराष्ट्र का दूं तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज केवल मुंबई का सुन लीजिए। एकनाथ शिंदे की ओर से रविंद्र वाइकर जो हैं उनके नेता, उनकी बेटी दीप्ति वाइकर को टिकट दिया गया है। यहाँ पर सदा सरवणकर नाम के उनके एक विधायक हुआ करते थे, इस बार चुनाव हार गए हैं। उनके बेटे समाधान सरवणकर और उनकी बेटी प्रिया सरवणकर को टिकट दिया गया है। राहुल शेवाड़े, ये भी इनके यहाँ से सांसद थे, अब चुनाव हार चुके हैं। उनकी भाभी वैशाली शेवाड़े को टिकट दिया गया है। एक मंत्री हैं इनके, ये मुंबई के बाहर के हैं, संजय शिरसाट, शिवसेना के मंत्री हैं। उनके बेटे सिद्धांत, उनकी बेटी हर्षदा को टिकट दिया गया है। एनसीपी अजित पवार क्यों पीछे रहे? नवाब मलिक, जिनकी बेटी सना मलिक यहाँ पर विधायक है, नवाब मलिक के घर से 3 लोगों को बीएमसी में यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो बार बार बात विपक्ष की क्यों करते हैं? बार बार हम केवल कांग्रेस ने इसको टिकट दिया या फिर उद्धव ठाकरे ने इसको टिकट दिया, इसकी बात क्यों करते हैं? ये क्या परिवारवाद का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ पर आते हैं जब हम, तब मीडिया के जबान फिसल जाती है, उन्हें आवाज़ बाहर नहीं आती है। ये सारी बातें क्यों बाहर नहीं आती हैं? क्यों मीडिया की ओर से नहीं पूछा जाता है कि ऐसे कैसे 69 लोगों ने 69 लोगों ने चुनाव जीत लिया बिना चुनाव लड़े? ये कैसे पॉसिबल है? उन 69 जगहों पर क्या लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है? आप जब लोगों को खरीद रहे हैं और उसके बावजूद 1500 रुपए देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब आप प्रत्याशियों को खरीदने लग गए। ये कौन सी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? अगर इन 69 जगहों पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है, अचानक से सबका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है, तब भी क्या लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है? मैं हो सकता है किसी प्रत्याशी को नहीं नोटा का बटन दबाऊं, लेकिन मेरे वोट के अधिकार को मुझसे छीनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया है?
और इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल उन चुनाव आयोग के अधिकारियों से है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। शायद इन्होंने अपने जवानी में देश बदलने का सपना देखा होगा। आप देश नहीं, आप किसी सरकार के लिए नहीं, आप एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप में और सड़क पर खड़े होकर बैनर लगाने वाले कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। वो कम से कम एक पार्टी को लेकर ईमानदार है। सरकार बदल जाएगी तो ये जो अधिकारी हैं वो अपनी जो निष्ठा है वो दूसरे पार्टी की तरफ बदल लेंगे। दर्शकों, क्या हम रशिया बन रहे हैं? क्या हम नॉर्थ कोरिया बन रहे हैं? क्या यही है पार्टी विद डिफरेंस? अगर ये डिफरेंस है तो हाँ, ये अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाले बीजेपी भी नहीं रही जहां पर चुनाव लड़ा जाता था, तब भी उन्होंने राम मंदिर का इस्तेमाल किया था, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन डेमोक्रेसी का इस तरह से गला नहीं घोटा गया था जिस तरह से अब किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके सोसाइटी से लेकर आपके बच्चों के स्कूल में भी मॉनिटर जो बनेगा वो नरेंद्र मोदी को ही तय करने दीजिए। क्यों चाहिए कोई और? अगर कोई और चाहिए तो इन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। और अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि अरे देखो विपक्ष के लोग तो कुछ करते ही नहीं है, एक सच्चाई यहाँ पर यह भी है कि मैंने भी कई बार कहा है कि विपक्ष के लोग ज़मीन पर कम दिखते हैं। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? लेकिन अब धीरे धीरे मैं इस एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचा हूँ कि विपक्ष की ओर से तो लड़ाई जारी है। ये ठीक उसी तरह से हो गई बात कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है। हमें रेपिस्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, विक्टिम पर नहीं। और ऐसे में जब आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर विक्टिम ऑपोजिशन है जो सब कुछ कर रही है, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मुझे लगता है कि जब अगली बार कोई आपसे कहे कि अरे आरएसएस के संगठन की वजह से ये जीतते हैं, इनकी ग्राउंड लेवल की प्रेजेंस है, इनका कान मौजूद है, संघ के लोग हर जगह पे मौजूद हैं, ये एक इलेक्शन मशीनरी को लेकर घूम रहे हैं, नहीं, ये केवल पैसे के मशीनरी को लेकर घूम रहे हैं, गुंडागर्दी की मशीनरी को लेकर घूम रहे हैं। जिस तरह से एक समय पर ड्रग लॉर्ड्स और ड्रग माफिया राज किया करते थे, डरा कर धमका कर एक एक हिस्सा अपना बांट ले लेते थे, उसी तरह से ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश को बांट दिया था, इस तरह से इन्होंने बिहार को बांट दिया था। क्या अब महाराष्ट्र की बारी है? भारतीय जनता पार्टी तो यूपी और बिहार में बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ पर लोग क्यों नहीं जाते हैं नौकरी के लिए? लोग महाराष्ट्र में भी क्यों आते हैं? अब अगर महाराष्ट्र में भी ये सब होने लगा तो आपको एक नया राज्य ढूंढना होगा जहाँ पर आप नौकरी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर भी गाय गोबर गौमूत्र के आगे महाराष्ट्र बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आप चाहे किसके भी वोटर हों, आप चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, अगर आपको वोट करने से रोका जा रहा है और आप चुन नहीं सकते कि आपका नेतृत्व कौन करेगा, आपका पब्लिक सर्वेंट कौन बनेगा, तो क्या आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? ये बात आपको सोचनी चाहिए। आराम से बैठकर पानी पीकर सोचिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। ये बात मुंबई जैसे शहर में अगर हो रही है तो आप सोचिए गांव देहात में क्या कुछ हो रहा होगा, जहाँ पर ना मीडिया मौजूद है, जहाँ पर ना ही किसी की कोई सुनवाई होती है। वहाँ पर अधिकारियों का, पुलिस का इस्तेमाल करके जो लोग शायद लोकतंत्र बचाना भी चाहते हैं, महात्मा गांधी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, शाहू फुले अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी बात रखने को ये लोग दे रहे होंगे? ये बात सोचिएगा। बतौर जनता अगर ये आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं तो ये आपको एक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। आपको नॉर्थ कोरिया शायद घूमने नहीं मिले, नॉर्थ कोरिया में क्या कुछ होता है उसका एक एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आपको महाराष्ट्र में ही दे रहे हैं। मेरा काम है आपको चेताना, वही मैं इस वीडियो के ज़रिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मुद्दे की गंभीरता समझ में आई होगी। अगर इसको आप गंभीर समझते हैं तो इस वीडियो पर एक ही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप साझा कीजिए। उन्हें भी बताइए कि किस तरह से चुनाव जीता जा रहा है। ये कोई इलेक्शन मशीनरी नहीं है, गुंडागर्दी है। ऐसे ही होता तो कल जाकर दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा शकील को आप चुनाव लड़ा लीजिए, वो भी अपने दम पर लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन क्या वो लोकतंत्र होगा? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और तो और अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस आगे भी करते आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।